हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, राइट। तो आज हम जानेंगे एक करंट टॉपिक के बारे में, जो है कि पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इतनी बढ़ गई है कि वो 2023 के मिड तक चाइना को पीछे छोड़ देगा भारत, जनसंख्या के मामले में। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है यूएनएफपीए हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, जिसके अंदर ये अनुमान लगाया गया है कि इस साल के मध्य तक जो इंडिया है वो चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ देगा। तो आज हम यही जानेंगे कि यूएनएफपीए क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ आ रही है, क्या डाउन टू अर्थ मैगजीन से कवर की गई है कि इंडियाज पॉपुलेशन टू सरपास चाइनाज दिस ईयर, यूएन रिपोर्ट कॉल्स फॉर फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो अब क्या कहा गया है इसमें कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA है, उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यहाँ पर स्टेट का मतलब है स्थिति से, ठीक है। इसके मुताबिक भारत इस साल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। अब तक पॉपुलेशन में टॉप पर चाइना था, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 के मिड तक जो इंडिया है वो टॉप पे होगा पॉपुलेशन के मामले में। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने संख्या के बजाय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है। क्लियर है? अच्छा जी, ये यूएनएफपीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनपी यूएनएफपीए, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। इसे 1969 में बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था इसको? 1969 में इसको बनाया गया था, और 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया। इसको यूएनएफपीए नाम कब मिला? 1987 में मिला। मूलभूत संक्षिप्त नाम इसका यूएनएफपीए ही बरकरार रखा गया, लेकिन इसको बोलते ही इस नाम के अकॉर्डिंग नहीं, हम बोलते इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके अकॉर्डिंग पी पहले आना चाहिए था ना, लेकिन इसकी जो एब्रीविएशन इसको सेम रखा गया। लेकिन ये जो नाम हम बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये नाम इसको 1987 में दिया गया था। ठीक है, इसका मिशन क्या है, ये क्या काम करता है? ये एक ऐसी दुनिया देने के लिए जहाँ हर गर्भधारण की जरूरत हो, हर बच्चे का जन्म सुरक्षित हो और हर युवा की क्षमता पूरी हो। ये एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करता है। ठीक है, यह सभी के लिए प्रजनन अधिकारों की प्राप्ति का आह्वान करता है और स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक यौन शिक्षा सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच का समर्थन भी करता है। 2018 में इसने 3 परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करने के प्रयास शुरू किए। महत्वाकांक्षाएं जो हर पुरुष, महिला और युवा व्यक्ति के लिए दुनिया को बदलने का वादा करती हैं, वो क्या है कि परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता को समाप्त करना, रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु को समाप्त करना। ये ना बहुत बार हम बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं ऐसे कि डिलीवरी के टाइम जो है वो माँ की डेथ हो जाती है ना। तो ये यूएनएफपीए इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि मैटरनल डेथ को रोकने के लिए लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। ऐसी प्रथाएं जो लड़कियों के लिए कुरीतियां हैं उनके खिलाफ, और उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाने का काम करता है यूएनएफपीए। ठीक है, तो ये ऐसी इसने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम है स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, है ना, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अच्छा जी, तो यूएनएफपीए जो है इसकी जो फॉर्मेशन थी वो 1969 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है वुमेन, मैन और चाइल्ड सभी के राइट्स को इन लाइफ को इंजॉय करने के, हेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ। ठीक है, इट क्रिएट्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी। ये गरीबी को कम करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाता है। ये इंश्योर करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो वांटेड है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो,
Every birth is safe and every young is free from the HIV/AIDS and every girl and woman is treated as dignity and respect. इन सब को कौन इंश्योर करता है? UNFPA. इसका यही काम होता है कि इंश्योर करे कि जो प्रेगनेंसी है वो वांटेड है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, कोई भी बच्चा जो जन्म ले रहा है वो सेफली उसका बर्थ हो, जच्चा बच्चा दोनों सेफ हो, मैटरनली डेथ रेट को रिड्यूस करना इसका फोकस होता है, ठीक है। एवरी यंग इज फ्री फ्रॉम द HIV/AIDS एंड एवरी गर्ल एंड वुमेन इज ट्रीटेड एज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट्स। ये सब काम कौन इंश्योर करता है? UNFPA। और ये क्या करता है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल सोर्स है फंडिंग का फॉर पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स। पॉपुलेशन के लिए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल सोर्स है फंडिंग के लिए। ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करता है, undergo safe pregnancy and childbirth, avoid spreading sexually transmitted infections, decrease violence against women, increase the equality of women, encouraging the use of birth control। ये इसके फंक्शंस हैं UNFPA के, ये कार्य ये करता है। और ये क्या काम करता है? देखो इसका जो गोल है वो है अचीव करना एक यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, realize reproductive rights and reduce maternal mortality to accelerate progress on the ICPD agenda। ये इसका गोल है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना, ये इसके गोल्स हैं। और ये क्या काम करता है? ये इम्प्रूव करता है वुमेन्स की और एडोलसेंट्स और यूथ पीपल्स की लाइफ को। ये इनेबल करता है, इनेबल्ड बाय ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स और जेंडर इक्वेलिटी, ये इन सब को देखता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी रिपोर्ट है UNFPA की, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 की स्थिति क्या है? यह UNFPA द्वारा जारी एक वार्षिक प्रकाशन है। ये एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल प्रकाशित की जाती है UNFPA के द्वारा। यह विश्व जनसंख्या और इसके विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रदान करती है। ये सिर्फ जनसंख्या के बारे में ही नहीं बताती, यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार और आर्थिक विकास का विश्लेषण भी प्रदान करती है। ये रिपोर्ट दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों और देशों में जनसंख्या के रुझान, चुनौतियों और विकास के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 2050 तक जो वैश्विक जनसंख्या ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें अनुमानित वृद्धि का जो आधा हिस्सा है वो 8 देशों का होगा। यानी कि 2050 तक ऐसे 8 देश होंगे जिनका ग्लोबल पॉपुलेशन में 50% रोल होगा। उन 8 देशों से मिलकर आधी दुनिया बनेगी, बाकी आधी दुनिया बाकी के देशों से। और वो देश कौन कौन से हैं? कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। ये ऐसी 8 कंट्रीज़ हैं जो 2050 तक इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दुनिया की 50% पॉपुलेशन इन 8 देशों में होगी। ये किसने बताया? UNFPA की रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये प्रजनन दर क्या होती है? भारत की कुल प्रजनन दर जो है वो 2 आंकी गई है। यानी कि ये औसतन है कि भारत में कम से कम 2 बच्चे एक पेरेंट्स के होते हैं, राइट। ये एवरेज है। विकसित क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.5 होती है, कम विकसित क्षेत्रों में 2.4 होती है और भी कम जो विकसित देश हैं उनमें 3.9 होने का अनुमान है। औसत जीवन प्रत्याशा, ये बताया गया है कि जो महिलाएं ज़्यादा जीती हैं पुरुषों की अपेक्षा। जैसे भारत में अगर पुरुष की एज 71 होती है तो महिलाओं की 74 होती है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो पुरुष अगर 71 साल जिएंगे तो महिलाएं 76 ईयर्स तक जिंदा रहेंगी। विकसित क्षेत्रों में अगर एक मेल की एवरेज एज जो है वो 77 है तो महिलाएं 83 हैं। कम विकसित क्षेत्रों में अगर पुरुष 70 तो महिलाएं 74, और सबसे कम विकसित देश में पुरुष अगर 63 ईयर्स हैं तो महिलाएं 68। यानी कि ऑल ऑन एवरेज जो लेडीज़, जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की बजाय ज़्यादा लंबी जीवन अवधि जीती हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब UNFPA की जो रिपोर्ट थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसने कुछ सिफारिशें भी तो दी ना। वो क्या थी कि महिलाओं को ये नियंत्रित करने के लिए और अधिक शक्ति देने पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कब और कैसे हों।
उन्होंने इस चीज़ को के लिए फोकस नहीं किया कि आप कंट्रोल करें, किस चीज़ पे कंट्रोल करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब आप बर्थ कंट्रोल करें, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कम बच्चे पैदा करें। उन्होंने ऐसा, उस रिपोर्ट में ऐसा नहीं कहा गया। इस रिपोर्ट में ये जो अथॉरिटी है ये फीमेल्स को देने के लिए कहा गया है कि उनको ये अधिकार, ये शक्ति उनके पास होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि उनके कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये उनको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, इनकी जो रिपोर्ट थी, शायद 2022 की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी इनका जो थीम था वो भी यही था कि माई बॉडी माई चॉइस करके। ठीक है, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, संपन्न और समावेशी समाज, उच्च प्रजनन क्षमता वाले देशों में शिक्षा और परिवार नियोजन के माध्यम से सशक्तिकरण, और सभी सरकारों को मानव अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए। सक्रिय और स्वस्थ उम्र बढ़ाने को बढ़ावा देना चाहिए। प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को कम करना चाहिए। ये सभी जो रिकमेंडेशंस थी, ये सिफारिशें थी, ये इस रिपोर्ट ने दी थी। अच्छा जी, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के फायदे हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के फायदे हैं तो नुकसान भी है। फायदे होने का भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आप देखो, किसी घर में पाँच मेंबर्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनके 3 बच्चे हैं। अगर वो तीनों बच्चे एक अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो इस घर को कैसे चलाएंगे कि बेहतर तरीके से। तो ये पॉपुलेशन के फायदे हुए। ठीक है, कि अगर इनके 3 बच्चे हैं, इनकी वजह से अगर पॉपुलेशन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है तो ये देश के काम आ रहे हैं। राइट, ये अगर कोई अच्छी पोस्ट पे भी कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो इनसे समाज पे भी, देश पे भी प्रभाव पड़ रहा है। राइट, तो ये हमारी पृथ्वी पे और हमारे देश पे बोझ नहीं है। लेकिन उसी तरफ दूसरी साइड किसी घर में 3 बच्चे हैं और तीनों किसी भी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, या वो मतलब कि तीनों मिलकर एक ही खेत में काम करें, तो मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि उनकी खुद की भी घर की हालत ठीक नहीं चल रही है किसी प्रकार से। तो वो जनसंख्या का क्या हुआ, साइड इफेक्ट हुआ। अगर वो अपने माँ बाप के एक बच्चा होता हो तो हो सकता है कि वो 1 किले का 1 लाख मालिक होता या 3 किलो का 1 होता। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी, ज़मीन बटी तो पैदावार कम हुई, ये भी एक साइड इफेक्ट हुआ। ऊपर से अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो अच्छी जॉब में भी नहीं है, तो इनका घर भी अच्छे से नहीं चलेगा। राइट, तो दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर अच्छी पढ़ी हुई स्किल्ड पॉपुलेशन है तो इसके फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड पर्सन्स हैं तो ये पॉपुलेशन जो है वो हानिकारक है। राइट, तो ऐसा ही कहा गया है कि जनसंख्या से फायदे क्या हैं। अब जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 68% जो है वो 15 से 64 साल तक के लोग हैं। ठीक है, तो ये एज ग्रुप ऐसा है जो कि अच्छा काम करेगा। 15 to 64 मतलब मेहनती और लेबर फोर्स वाला ग्रुप है। अगर ये स्किल्ड ग्रुप होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर ये ही एज ग्रुप के लोग कुछ नहीं करेंगे तो हमारे देश की हालत खस्ता हो जाएगी। तो कार्यबल में वृद्धि होगी कैसे, क्योंकि हमारे पास युवा एज ग्रुप है। ठीक है, 68% पॉपुलेशन 15 से 64 साल तक के लोगों की है, और 26% लोग हैं जो 10 से 24 साल तक के हैं, और 7% बुजुर्ग लोग हैं 65 अबव। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। अगर वो स्किल्ड पॉपुलेशन है, अगर उनको अच्छी तरह से लेके चला गया, अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अच्छे हुए तो 2050 ऐसा अनुमान लगाया कि 2050 के बाद जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 2050 तक हमारे पास टाइम है कि अब हमारे पास पॉपुलेशन है, यंग एज ग्रुप के लोग हैं, तो हम इसका अच्छे तरीके से यूज़ करें। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इस पॉपुलेशन के साइड इफेक्ट ही निकल के आएंगे, वरना कोई अच्छी बात होने से रही। जनसंख्या के लाभ, इसमें कहा गया है कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, कि हमारे पास कार्यशील लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो इससे हमें फ़ायदे भी होंगे कि वो काम करेंगे, अच्छी इनकम होगी, देश ग्रो करेगा। लेकिन कब, कंडीशन अप्लाई कब, वो पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, मेहनती होंगे, तब। ठीक है, भारत को महाशक्ति बनाने में मददगार साबित हो सकता है, सुपर पावर बन सकता है इंडिया अगर ये एज ग्रुप अच्छे से मेहनत करके काम करेंगे तो। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर दावा, एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व में। यूनियन जो
यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए इंडिया दावा कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो ये इस बात से दावा कर सकते हैं कि अगर आप हमें सदस्यता नहीं दे रही हैं तो आप एक पूरे दुनिया के एक सबसे बड़े हिस्से को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, राइट। अच्छा जी, तो टॉप 10 कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, यहाँ देखिए जो इंडिया है, जो चाइना है वो तीसरे नंबर पे चला गया। पहले चाइना टॉप पे था, लेकिन अब चाइना तीसरे नंबर पे आ रहा है। इंडिया टॉप कर रहा है। और ये जो ये सेकंड नंबर पे नाइजीरिया, यहाँ से उठ के आ रहा है नाइजीरिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं पॉपुलेशन में, सबसे टॉप पर हमारा इंडिया है, सेकंड नंबर पे चाइना है, और फिर बहुत सी कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आज हमने क्या जाना कि इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जाना कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो होने का सबसे मेन रीज़न क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है या चाइना की पॉपुलेशन कम हुई है, ये दोनों बातें सोचने लायक हैं। ये दोनों ही बातें हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ने कुछ तो ग्रो किया है, लेकिन इस कुछ सालों के दरमियान में जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक कम हुई है। ये भी एक कारण है कि इंडिया टॉप पे है, ठीक है। तो हमने जाना कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन भी ग्रो है, तो चाइना के पास स्किल्ड पर्सनस हैं, लेबर फोर्सेस हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ऐसा चाइना कह रहा है। और इंडिया के पास ऐसा नहीं है, ऐसा चाइना कह रहा है। तो हमें भी अपनी पॉपुलेशन को एक अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश ग्रो करेगा, सुपर पावर बनेगा, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो हमने UNFPA के बारे में जाना, उसकी जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, उसके बारे में हमने जाना, और उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं वो हमने जानी। तो आई होप ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।